नमस्कार। मैं आपका दोस्त एडवोकेट ऋषि आपके बीच आज प्रस्तुत हूँ एक बहुत ही रेलेवेंट कानूनी टॉपिक को लेकर, जिसमें आए दिन देखा जाता है कि कुछ लड़कों को आफ्टर मैरिज लड़की वालों के द्वारा बहुत परेशान किया जाता है। आइदर वो दहेज अधिनियम में फंसा देने के मामले को लेकर या डोमेस्टिक वायलेंस के नाम पे फंसा देने के मामले को लेकर आए दिन लड़के वालों को और लड़कों को बहुत दबा कर रखा जाता है। तो इस संदर्भ में मैं आज ये वीडियो बनाना चाहता हूँ ताकि मैं उन हर लड़कों का मदद कर सकूँ जो लीगल सलाह चाहते हैं लेकिन एडवोकेट के पास जाने से कतराते हैं कि उनको उसके लिए समय देना पड़ेगा या एडवोकेट कुछ हाईली चार्ज करेंगे उसके लिए। इसलिए मैं आज आपको फ्री ऑफ कॉस्ट, बिल्कुल फ्री में ये नॉलेज देता हूँ कि अगर आपके साथ कोई लड़की वाला पक्ष यानी आपकी वाइफ का परिवार या आपकी वाइफ आपको झूठे मुकदमे में फंसाने का कोशिश करे तो आप उसके लिए क्या कर सकते हैं। कुछ पॉइंट्स हैं जिसको अगर आप ध्यान में रखें तो आप कभी भी इस तरह के मुकदमे से बच सकते हैं। और आजकल ये देखा जा रहा है कि कुछ हथकंडा हो गया है लड़की वाले पक्षों का कि वो लोग झूठा मुकदमा कर कर अच्छे से अच्छे लड़कों का लाइफ बर्बाद कर दे रहे हैं। और कहीं ना कहीं 498A IPC का बहुत मिसयूज हो रहा है और इसके लिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी संज्ञान लिया है और उन्होंने भी कहा है कि 498A जो वुमेन्स को पावर देता है, दहेज अधिनियम वगैरह, ये सारा के सारा बहुत मिसयूज किया जा रहा है। तो इसके लिए मैं उन लोगों की मदद करने आया हूं जो खुद गलत नहीं हैं और उनके ऊपर गलत एक्शन लड़की वालों के द्वारा लिया जा रहा है। ये वीडियो उन लोगों के लिए बिल्कुल भी नहीं है जो सच में अपनी वाइफ को प्रताड़ित करते हैं या सच में अपने घर की बहू बेटी को प्रताड़ित करते हैं। ये बिल्कुल भी उन लोगों के लिए नहीं है। इसलिए अगर वो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं तो अभी ही इस वीडियो को स्किप कर दें। मैं ये वीडियो स्पेशल उन लोगों के लिए बना रहा हूँ जिनको झूठा मुकदमा में फंसाया जाता है। झूठा मुकदमा जिन लोगों के ऊपर भी होता है उन लोगों के लिए मैं ये वीडियो बनाने आया हूँ। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। मैं आज 10 पॉइंट पे बात करूँगा और ये हर वो लड़के जिनके साथ इन सारे तरह का मैटर हो रहा है उनको ये ध्यान देना होगा कि इन 10 चीज़ों को वो ऑब्जर्व करें और ऑब्जर्व करने के साथ साथ अपने लाइफ में उतारें और एक लीगल फ्रेंड के तौर पे मेरी बातों को लें। और इस कड़ी में सबसे पहला बिंदु है कि आपने आज तक जो भी प्रॉपर्टी अपने नाम से बनाई है, जो भी सोने आपने खरीदे हैं, जो भी आपने सेविंग्स कर रखी हैं, जो भी आपने प्रॉपर्टी बना रखी है, ये सारा के सारा प्रॉपर्टी, सारा का सारा पैसा, सारा का सारा गोल्ड एक टारगेट होता है कुछ उन लड़की वालों का जो आपसे अपने बेटी का शादी इसलिए नहीं करवाते कि वो खुशी रहे, बल्कि इसलिए करवाते हैं ताकि आपसे बहुत मोटा रकम वसूला जाए और आपके सारे संपत्ति में, सारे चीज़ों में अधिकार लिया जाए। तो सबसे पहला पॉइंट है कि आप अपने द्वारा कमाए गए गोल्ड या आप अपने द्वारा कमाए गए किसी भी प्रॉपर्टी को आप अपने माँ बाप के हाथों सौंप दें। जब भी आपका शादी विवाह होता है और शादी विवाह में आप ये देखते हैं कि आपकी बीवी कलेश कर रही है घर में, तो मैं सबको नहीं बोल रहा हूँ, जिनकी भी बीवी कलेश कर रही है संपत्ति को लेके, प्रॉपर्टी को लेके, वो ये कर सकते हैं। सबसे पहले आपके पास जो भी सेविंग्स है, जो भी गोल्ड है, सब कुछ आप अपने माँ बाप को सौंप दें। और जब इसके ऊपर लड़की का कहना हो कि आपने ऐसा क्यों किया, तो आप उन्हें साफ तौर पे कह सकते हैं कि शादी विवाह में मेरे मम्मी पापा ने सारा पैसा खर्च किया था और उस चीज़ के लिए मुझे बार बार वो ताना देते थे कि मुझे पैसे चाहिए, तो मैंने तुम्हें चुना और अपने माँ बाप को सारा पैसा दे दिया हूँ, सारा गोल्ड दे दिया हूँ। तो इस कंडीशन में लड़की के पास कुछ बोलने को नहीं रह जाएगा। इसलिए आप ये कर सकते हैं कि आपके पास जो भी सोना है या जो भी पैसा है वो सब आप अपने माँ बाप को दे दें। और एक चीज़ हमेशा आपको ध्यान देना होगा कि इस तरह के शादी विवाह के मैटर में आपको सबसे पहले पेशेंस बनाए रखना होगा, क्योंकि ये ऐसा नाजुक मामला है जिसमें ज़्यादातर लोग लड़कों को ही गलत ठहरा देते हैं।
लेकिन ये सच्चाई है कि आज के टाइम में लड़कियां इसका बहुत ही मिसयूज कर रही हैं। तो सबसे पहला चीज कि हर जो भी इस तरह के पीड़ित मर्द हैं वो सबसे पहले अपना कमाया हुआ सारा सोना, अपना कमाया हुआ सारा पैसा अपने माँ बाप को सौंप दें, और सौंपने का एक्सक्यूज भी मैंने बता दिया, यही एक्सक्यूज आप अपनी वाइफ को देंगे। दूसरी और बहुत ही महत्वपूर्ण चीज, आप कभी भी चाइल्ड के लिए नहीं जाएंगे। आपको कभी भी बच्चे पैदा करने का नहीं सोचना है। अगर शादी के कुछ दिनों बाद आपके घर में कलेश होने लगे, आपको ऐसा लगे कि आपकी बीवी जो है वो आपके साथ ठीक से नहीं रहेगी, तो ये गलती बिल्कुल ना करें कि आप बच्चे को भी जन्म देना चाहें। ना, आप लोग बच्चा का प्लानिंग ना करें, आप लोग बच्चे के प्लानिंग से परहेज करें, क्योंकि जब ही बच्चा हो जाएगा तो वो एक विमेन के लिए हथकंडा बन जाएगा आपके प्रॉपर्टी पे राइट का, और उस मामले में आप कहीं ना कहीं हार जाएंगे। इसलिए इस चीज़ का बहुत बड़ा ध्यान रखना है कि कुछ भी हो जाए, जब आपको लगे कि आपकी बीवी, आपकी वाइफ कलेश करती है, तो आप इस मामले में बच्चा पैदा करने के लिए बिल्कुल भी प्लान ना करें। तीसरी बहुत महत्वपूर्ण चीज़, कभी भी लड़की जो होती है वो आपके घर में तभी कलेश कर पाएगी और आपके माँ बाप को, आपके भाई बहनों को तभी फंसा पाएगी जब वो आपके घर में होगी। तो आपको एक चीज़ ध्यान देना होगा कि जब भी आफ्टर मैरिज, जब आप लोगों का नहीं बन रहा है, तो आप इस चीज़ को ध्यान दें कि आप उसे अपने माँ बाप के साथ, अपने परिवार के साथ घर में ना रखें। आप उस अपनी वाइफ को कहीं रेंट पे ले जाकर रखें। उससे फ़ायदा ये होगा कि कम से कम आपके परिवार के बाकी सदस्य इस मैटर से दूर रहेंगे। और मैंने अपने लॉ के करियर में बहुत कुछ ऐसा देखा है कि आए दिन जो बहू होती है वो IPC 354 और IPC 376 का फ़ायदा लेकर अपने परिवार के बाकी, ससुराल के परिवार के बाकी लोगों को भी फंसा देती है। तो इसलिए इसका भी ध्यान रखेंगे आप कि अगर आपको लगता है कि आपकी बीवी कलेश करती है, तो आपको उसको रेंट पर ले जाकर रखना है, ना कि आपको सारे फैमिली के साथ उसको मिलजुल कर रखना है। चौथा पॉइंट, अगर आपकी बीवी कलेश कर रही है घर में, तो आप खुद को घर की सारी चीज़ों से बेदखल कर सकते हैं और आप अपने माँ बाप, अपने भाई बहन सबको ये कह सकते हैं कि वो लोग आपको बेदखल कर दें, और बेदखल करने का डायरेक्ट फ़ायदा आपके फैमिली को होगा। और उसमें आप ये बता सकेंगे कि मेरा ना मेरे माँ बाप के साथ कोई रिश्ता रह गया है, ना मेरे भाई बहनों के साथ रिश्ता रह गया है। इंटरनली आप रिश्ता बिल्कुल ही रख सकते हैं, और इंटरनली कोई भी राइट आपका अपने परिवार के साथ अलग नहीं होगा, सब कुछ आपके परिवार के साथ ही चलेगा। लेकिन आपको ये ध्यान देना होगा कि अपने परिवार को बचाने के लिए आपको ये स्टेप लेना होगा और बताना होगा कि आपको अपने माँ बाप के संपत्ति पे या आपको अपने भाई या बहन से कोई भी रिश्ता नहीं है। तो सबसे पहले इस चीज़ का भी ध्यान आप लोग रखेंगे। अन्यथा होता क्या है कि ज़्यादातर कलेश में सास और ननद को टारगेट किया जाता है। तो सास आपके पेरेंट्स में से हो गई और ननद आपकी सिस्टर हो गई। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे कि सारे लोगों को सेपरेट रखा जाए इस मामले में, तो बेहतर है। क्योंकि इस तरह की जो टारगेट करके आने वाली लड़कियां होती हैं, जो 498A का सहारा लेना चाहती हैं, दहेज अधिनियम का सहारा लेना चाहती हैं, वो इसी चीज़ का ध्यान रखती हैं कि वो किस कमज़ोर कड़ी पे हिट कर सकती हैं। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। पांचवा पॉइंट, आप चाहें तो ऑडियो वीडियो का कलेक्शन कर सकते हैं। आपकी बीवी अगर आपके साथ रहती है तो आप बेशक अपने मोबाइल से या किसी कैम रिकॉर्डर से या किसी पिन होल कैमरा से, किसी भी तरह से आप ऑडियो या वीडियो निकाल सकते हैं। बहुत लोगों का इसमें एक मिथ है कि वो ऑडियो, वो वीडियो एडमिसिबल नहीं होगा। ऐसा बिल्कुल भी गलत है, बिल्कुल ही गलत है ये। ऐसा कुछ नहीं है। हमारे इंडिया में प्राइवेसी को लेके ये कोई कानून नहीं है। और मैं आपको बता दूं, अगर आप एविडेंस के सेक्शन 64, 63, 62, 61 इन सारी चीज़ों को पढ़ते हैं तो ये प्राइमरी एविडेंस पे डील करता है, और प्राइमरी एविडेंस में हमेशा ऑडियो और वीडियो इंक्लूडेड होते हैं।
ये सेकेंडरी एविडेंस में आपका पेपर वगैरह आ जाता है जिसमें मोहर है या नहीं है, वो फोटोकॉपी है या ओरिजिनल है, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। लेकिन प्राइमरी एविडेंस में हमेशा आपका ऑडियो वीडियो आ जाता है। तो आप इसका ध्यान रखेंगे कि आप एज मच एज पॉसिबल एविडेंस कलेक्ट करेंगे अपनी बीवी के लिए कि आपकी बीवी आपके साथ क्या कर रही है, आपको गाली गलौज करती है, मारपीट करती है या किसी भी तरह से मानसिक तनाव देती है। इन सारे चीज़ों का आप एक रिकॉर्ड बनाएंगे। छठा पॉइंट, आप ये इंश्योर करेंगे कि आप कितना पैसा कमाते हैं, इसका ब्यौरा आप कभी भी अपनी वाइफ को नहीं देंगे। मैंने ऐसा कहा वाइफ को नहीं देंगे, इसका मतलब ये नहीं है कि कोई भी अपनी वाइफ को ये ब्यौरा ना दे। ये उन लोगों के लिए है जिन लोगों की वाइफ कलेश कर रही है और इस इंटेंशन के साथ कर रही है कि वो आपके साथ सेपरेशन ले सके विथ टेकिंग हाई मेंटेनेंस, बहुत ज़्यादा मेंटेनेंस आपसे लेकर साइड हट सके। तो उस तरह की वाइफ को आपको नहीं बताना है कि आपका सैलरी क्या है, आप कितने पैसे अर्न करते हो, और अगर टैक्स रिटर्न वगैरह आप कुछ डालते हो तो उस टैक्स रिटर्न से भी आपको दूर रहना है। आपको नहीं दिखलाना है कि आप कितना का रिटर्न फाइल करते हो या कुछ भी। कोशिश करना है कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा ये सारी चीज़ें हाइड हो सकें। अगर हाइड हो जाती हैं तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जितना आप कमाओगे उस हिसाब से ही वो मेंटेनेंस फाइल करने का कोशिश करेगी। तो इसलिए आपको दिखाना है कि आप लो से लो इनकम करते हो, और इससे आपको अल्टीमेटली मेंटेनेंस के लिए अगर आपकी वाइफ जाती है तो डायरेक्ट फायदा होने वाला है। नेक्स्ट पॉइंट है, आपको ये ध्यान देना होगा कि आपकी बीवी मेंटेनेंस के लिए जब भी केस करेगी तो वहाँ पे आपको उनके प्रीवियसली अर्न करने के सोर्सेज को ध्यान देना होगा। आपको ये कलेक्ट करना होगा कि वो कहाँ कहाँ जॉब कर चुकी हैं, या स्पेशली उन लोगों के लिए जिनकी वाइफ जॉब करती हैं, कहाँ कहाँ जॉब कर चुकी हैं, उनका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है, और अगर आपको मिल पाए तो उनका कोई जॉब का रेज्यूमे वगैरह अगर मिल पाए तो आप उसको भी कलेक्ट करके अपने पास रखें, ताकि मेंटेनेंस के दौरान, मेंटेनेंस केस के दौरान आप वो प्रोड्यूस कर उस चीज़ से बच सकें कि आपकी वाइफ सेल्फ डिपेंडेंट है और वो इतना अर्न कर सकती है कि वो अपना मेंटेनेंस करे। क्योंकि ज़्यादातर केसेस जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ मेंटेनेंस को लेकर ही हैं, क्योंकि इस तरह की जो लड़कियां होती हैं उन्हें सिर्फ मेंटेनेंस मोटे तौर पे चाहिए, मोटा मेंटेनेंस चाहिए। तो आप इस चीज़ से बच सकते हैं, इसलिए आप एविडेंस कलेक्ट करेंगे कि उनको कितना जॉब, उनका जॉब में कितना सैलरी है, या वो कहाँ जॉब करती हैं, या उनका क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है। इन सारी चीज़ों को आप नोट डाउन कर रख सकते हैं। उसका कोशिश कीजिए कि बेटर एविडेंस के तौर पे वो अगर मिल जाए तो उसे आप कलेक्ट करके रख सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि आप इस चीज़ का, आपके साथ बुरा व्यवहार किया जा रहा है या आपकी बीवी आपको प्रताड़ित कर रही है मेंटल तौर पे, फिजिकल तौर पे, इस चीज़ का कंप्लेन आप नज़दीकी अदालत में एज अ इंफॉर्मेशन पिटीशन डाल सकते हैं। आप इन्फॉर्म कर सकते हैं अपने नज़दीकी अदालत में कि आपके साथ गलत व्यवहार किया जा रहा है आपकी बीवी के द्वारा, और अगर पॉसिबल हो तो आप उसके लिए मेडिकल सर्टिफिकेट भी बनवा सकते हैं कि किस तरह से आप टॉर्चर हो रहे हैं और किस तरह से आपके मेंटल हेल्थ पे ये सारी चीज़ें गलत गुजर रही हैं। तो इन सारी चीज़ों को आप चाहें तो इस्तेमाल कर सकते हैं, और आप मेडिकल सर्टिफिकेट बनवा लेंगे तो कहीं ना कहीं इसका फ़ायदा आपको होगा। मैं ये बिल्कुल भी नहीं कहूँगा कि आप झूठा मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाएं। जनरली ये देखा गया है कि इस तनाव में लड़के के साथ मेडिकली बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन लड़का इस चीज़ को डॉक्टर से दिखलाता नहीं है। तो आपको डॉक्टर से दिखला लेना है, और दिखला के उसके लिए मेडिकल सर्टिफिकेट भी ले लेना है, ताकि आगे कोई तरह का केस मुकदमा बढ़े तो आप उसमें उस मेडिकल सर्टिफिकेट को यूज़ कर सकें। तो ये ध्यान देना होगा आपको। 9th पॉइंट ये है कि आपको एक मीटिंग अरेंज करना होगा। अगर ऐसा कुछ भी होता है तो आपकी बीवी आपके साथ गलत व्यवहार कर रही है, कलेश कर रही है, तो आपको एक मीटिंग अरेंज करना होगा। उस मीटिंग में आपके परिवार के बड़े सदस्य और लड़की के परिवार के बड़े सदस्य और साथ में रिलेटिव्स सबको कलेक्ट करके एक मीटिंग करना होगा, और उस मीटिंग में ये डिसीजन लेना होगा रिटन तौर पे कि क्या सहमति आप लोग के बीच में बनी,
और अगर सहमति नहीं बनती है तो आप आगे कोर्ट में मूव कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले ज़रूरत यह है कि आपको मीटिंग करनी ही होगी और मीटिंग का कोई ना कोई एविडेंस आप लीजिए। अगर मीटिंग में ऐसा चीज़ होता है कि कोई रिटन में नहीं देता है तो आप उसकी रिकॉर्डिंग कीजिए उस मीटिंग की, लेकिन मीटिंग को रिकॉर्ड करके या मीटिंग का कुछ रिटन फॉर्म में लेकर आप उसको रखिए, ताकि आगे कभी भी आपको वो लड़की फंसाने का कोशिश करे तो आप उससे बच सकते हैं। लास्ट 10th पॉइंट, जो कि सारे पॉइंट से सबसे इंपॉर्टेंट है, भले ही कुछ लोग इसको कहें कि ये कोई पॉइंट नहीं है, लेकिन ये मेरे नज़र में ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये लीगल पॉइंट नहीं है, ये एक पर्सनालिटी के लिए एक पॉइंट है कि हैव पेशेंस। आप सब लोग सबसे पहले पेशेंस को खो देते हैं। पेशेंस मत खोइए, आप पेशेंस बनाए रखिए और जो भी आप एविडेंस कलेक्ट कर रहे हैं या जो कुछ भी आप कर रहे हैं ये साइलेंटली कीजिए। इसके बारे में आपकी वाइफ को पता नहीं चलना चाहिए और आप अपनी वाइफ के सामने हार्श मत बनिए। आप उनके सामने नॉर्मल सिंपल इंसान बन के सारा कुछ कलेक्ट कर सकते हैं, और हार्श बनिएगा तो उनको कहीं ना कहीं इसका शक हो जाएगा कि आप क्या कर रहे हो। तो इसलिए सिंपल बन के आप अगर आपके साथ रहना चाहती हैं, आपके परिवार को टॉर्चर करना चाहती हैं, तो आप उनके साथ रहते हुए ही उनसे साइड हटने का प्रोग्राम कर सकते हैं। उनको साइड करके प्रोग्राम आप कभी नहीं कर सकते। तो कानून बहुत ज़्यादा लड़कियों को लिबर्टी दे दिया है, जिसका बहुत मिसयूज़ आज के टाइम में लड़कियां कर रही हैं। और लीगल तौर पे मैं कहूँ तो लड़कों का गर्दन काटा जा रहा है, लड़कों के साथ बहुत बुरा हो रहा है। मैं आए दिन कोर्ट में केसेस में देखता हूँ कि बिना मतलब का लड़कों को बेल लेना पड़ रहा है, लड़के के परिवार वालों को बेल लेना पड़ रहा है। 498A का केस सबके ऊपर हो जा रहा है। मैंने ये भी देखा है कि देवर के ऊपर 376 का केस ठोक दिया गया है, ससुर के ऊपर 354 का केस ठोक दिया गया है। तो ये सारी चीज़ें बहुत गलत हैं और इन सारी चीज़ों से बचाने के लिए मैं ये सजेशंस दे रहा हूँ, और अगर आप चाहें तो इन सारे सजेशंस को यूज़ कर सकते हैं। और मैं अभी तक जो भी वीडियो बनाता आया था वो सारे सरकार के नीतियों पे बना रहा था, लेकिन अब इस YouTube चैनल से आपको कुछ लीगल सजेशंस भी मिलता रहेगा और मैं सरकार की नीतियों पे भी वीडियो बनाता रहूँगा। अगर कभी भी कोई भी नीति सरकार की बुरी होगी तो मैं उस पर ज़रूर आवाज़ उठाऊँगा। और आप लोगों को कोई भी लीगल सलाह चाहिए हो तो आप कमेंट सेक्शन में जा सकते हैं, कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं कि आपको कौन सा लीगल सलाह चाहिए, मैं आपका हेल्प करूंगा। और अगर आपको अन्य कोई भी समस्या है तो मैं डिस्क्रिप्शन में अपना फ़ोन नंबर भी डाल दूंगा, मोबाइल नंबर डाल दूंगा, आप मुझसे फ़ोन पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर मेरे चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब कीजिए। और मैं आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाता रहूँगा, लीगल सजेशंस देता रहूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।